द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, आउटब्रेक यानी कि शुरुआत, रिवॉल्यूशन की शुरुआत। चलो देखते हैं कि रिवॉल्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट होती है। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि किन रीजन्स की वजह से, किन कारणों की वजह से लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आपको क्या लगता है वह यह काम किस प्रकार से किया होगा, यानी टैक्सेस बढ़ाने का जो काम था उसने किस प्रकार से किया होगा? यानी टैक्सेस बढ़ाने का जो पावर था वो केवल राजा के अंदर था, यानी कि राजा ही अपने मन से टैक्सेस बढ़ा सकता है। चलो देखते हैं। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोर्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। दोस्तों फ्रांस, ओल्ड रेजिम के फ्रांस में, यानी 1789 की पहले का जो टाइम था फ्रांस में, 1789 से पहले जो फ्रांस था उसमें टैक्सेस इम्पोज करने का जो पावर था, टैक्सेस इम्पोज करने की जो शक्ति थी, वो केवल मोनार्क के ऊपर नहीं थी, यानी राजा की इच्छा के ऊपर नहीं थी। यानी कि राजा के मन में आया चलो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, चलो टैक्सेस इम्पोज करते हैं, बस उसने लगा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ओल्ड रेजिम के टाइम में फ्रांस में। इसके बजाय उसको क्या करना पड़ता था, उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता था, वो एक प्रपोजल पास करता था नए टैक्सेस का। ठीक है, नए टैक्सेस का प्रपोजल पास करता था। ठीक है, तो स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें उस स्टेट जो पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जनरल, उसमें तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, अपने अपने क्या रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि हिंदी में प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीन स्टेट थे, तीनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। किसमें? ये पॉलिटिकल बॉडी थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेट जनरल। ठीक है, हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड, बट मोनार्क जो था यानी राजा एक चीज अकेले डिसाइड कर सकता था, वो क्या, कि ये मीटिंग जो थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, इसको कब बुलानी है। ठीक है, लास्ट टाइम जो ये मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1614 में। ओके, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। तो दोस्तों 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की, नए टैक्सेस का प्रपोजल पास करने के लिए। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो इन डेलीगेट्स को होस्ट करने के लिए वर्साइल का बहुत ही मतलब एक बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया एक वर्साइल का जो हॉल था उसको भव्य तरीके से सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेट था, एक तो फर्स्ट स्टेट था, दूसरा क्या था, सेकंड स्टेट, ये दोनों मिलकर कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं? 600, यानी कि 300 फर्स्ट स्टेट के और 300 सेकंड स्टेट के। ठीक है, जो कि एक दूसरे को फेसिंग करते हुए बैठते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट तो यहाँ पे सेकंड स्टेट, एक दूसरे को फेसिंग करते हुए। ठीक है, और वाइल जो थर्ड स्टेट था उसके 600 मेंबर आते हैं थर्ड स्टेट के, उनको इनके पीछे कहा था, खड़ा होना पड़ता था, यानी कि 300 मेंबर यहाँ इनके पीछे फर्स्ट स्टेट के पीछे और 300 मेंबर सेकंड स्टेट के पीछे। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, टोटल 600 हो गए। अब थर्ड स्टेट अकेले अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजता था। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे एक दूसरे के सामने जो है कि एक लाइन में बैठते थे, और जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो क्या करते थे, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीछे जो है खड़े रहते थे। ठीक है, और जो थर्ड स्टेट था वो रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वे ज्यादा प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर थे। इसके कंपैरिजन जैसे थर्ड स्टेट में भी बहुत सारे थे जो कि प्रॉस्परस नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो उस थर्ड स्टेट के विदिन थर्ड स्टेट जो ज्यादा प्रॉस्परस और एजुकेटेड होते थे वही लोग कहाँ पे जाते थे? रिप्रेजेंटेटिव में, मतलब रिप्रेजेंटेशन में जाते थे। यानी वो जो 600 यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 600 मेंबर क्या थे, ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये 600 मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के एकदम प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर थे विद इन थर्ड स्टेट। ठीक है, पीजेंट्स, आर्टिसन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। तो दोस्तों असेंबली में पीजेंट, आर्टिसन और वुमेन का एंट्री जो है डिनाई था, मतलब इनको परमिशन नहीं था जाने का। लेकिन देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर। तो उनकी जो ग्रीवेंसेस यानी इनकी जो कंप्लेन थे और जो इनकी डिमांड थी वो लगभग 40,000 लेटर में लिखी गई थी, यानी कि 40,000 लेटर लिखे गए थे या 40,000 लेटर कलेक्ट हुए थे, जिसमें कि सारे थर्ड स्टेट के जो पीजेंट से, आर्टिसन थे, वुमेन थे, जिसको उन्होंने लिखा हुआ था। तो इनको कौन लेके आया था? ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लेके आए थे। ठीक है,
Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. तो दोस्तों जो पास्ट में जो वोटिंग हुई थी स्टेट जनरल में, वो एक प्रिंसिपल पे होती थी। किस प्रिंसिपल पे? कि तीनों स्टेट के एक एक वोट हैं, यानी कि एक फर्स्ट स्टेट, एक सेकंड स्टेट, तीसरा थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता था? फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? जैसे क्लर्की आते थे। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबल और जैसे नोबल लोग आते थे, यानी राजा, राजा की फैमिली। अब ये दोनों क्या थे? ये ज्यादातर मतलब अमीर लोग थे। तो अगर आप सोचो ना, कोई एक एक्ट पास हुआ, कोई बिल इम्पोज करने का, या जैसे टैक्सेस बढ़ाने का जो काम, मान लो कोई एक प्रपोजल पास हुआ, तो दो वोट चाहिए। ठीक है, 2 वोट इजीली मिल जाता था, मतलब सेकंड स्टेट से भी, फर्स्ट स्टेट से भी, क्योंकि इनको तो टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था। और बात आती है थर्ड स्टेट का, थर्ड स्टेट के मेंबर को टैक्स पे करना पड़ता था। तो प्रॉब्लम किसको होती थी? थर्ड स्टेट के मेंबर को होती थी। भले ही ये 600 पीपल थे, मतलब 600 लोग थे, बट वोट इनके पास एक ही था। अब ये 300 लोग थे और ये भी 300 लोग थे, इनके पास भी एक एक वोट था। ठीक है। बट दिस टाइम लुइस 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस टाइम लुइस 16 ने बोला कि सेम प्रैक्टिस हम जैसे करते थे, जिस प्रिंसिपल के हिसाब से कि तीनों मेंबर के पास एक एक वोट रहेंगे, उसी प्रैक्टिस को हम फिर से करेंगे। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। बट अभी क्या हुआ दोस्तों? थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि जो अब की जो वोटिंग होगी वो कैसे होगी? वो असेंबली एज ए होल होगी, यानी कि असेंबली में जैसे टोटल कितने मेंबर थे? 600 इनके हो गए, 600 उनके हो गए, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। इनका कहने का मतलब था असेंबली एज ए होल, असेंबली में जितने मेंबर है, यानी 1200 मेंबर हैं, तो 1200 वोट होगा। इनका कहने का मतलब था कि 1200 वोट, यानी हर एक मेंबर का हर एक वोट हो, हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। ऐसा डिमांड किसने किया? ये थर्ड स्टेट के मेंबर ने, ऐसा जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने डिमांड किया वोटिंग जो है इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहां पे हर मेंबर के पास एक वोट होगा। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह एक उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में से एक था जो कि रूसो जैसे फिलोसोफर द्वारा लिखी गई बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये रूसो ने लिखा है। ठीक है। रूसो थे, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बुक थी उसमें इन्होंने पब्लिश किया है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रपोजल को कि हर एक मेंबर का हर एक मेंबर के पास वोट होगा, एक वोट होगा, तो इस प्रपोजल को जब राजा ने रिजेक्ट कर दिया, तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे 1774 लुइस 16 क्या बनते हैं? फ्रांस के राजा बनते हैं और उनको एम्प्टी ट्रीजरी मिलता है। ठीक है। और लोगों में लोग जो है कि ओल्ड रिजिम के जो सोसाइटी थी, लोगों में डिसकंटेंट देखने को मिलता है। 1789 में कन्वोकेशन ऑफ द स्टेट जनरल को बुलाया जाता है। थर्ड स्टेट ने क्या किया? नेशनल असेंबली बनाया, नेशनल असेंबली का गठन किया, और जो बास्टिल था उस पे लोगों ने हमला कर दिया। ठीक है। पिजन रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, और जो पिजन्स थे, जो किसान थे, कंट्री साइड में उन्होंने क्या रिवोल्ट कर दिया। 1791 में क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। किस लिए? राजा की पावर को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। टू एंड और किस लिए? गारंटी बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग, की जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं फ्रांस के, सारे की जो बेसिक राइट्स है, जो उनका बेसिक अधिकार है, उसको गारंटी ले सके। ठीक। अब 1792 टू 1793 में क्या हुआ? फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। द किंग इज बीहेडेड, मतलब बीहेडेड मतलब उनको मौत की सजा दे देना। फ्रांस के जैसे फ्रांस रिपब्लिक बनता है, तो राजा, वहाँ के जो राजा थे, उनको मौत की सजा दे दी जाती है। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, जो जैकोबिन रिपब्लिक होता है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, और डायरेक्टरी का रूल होता है किसपे? फ्रांस पे। 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन जो है एम्परर बनते हैं, कहाँ के? फ्रांस के। अनेक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और इन्होंने यूरोप का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है अनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, यहाँ पे वाटरलू में नेपोलियन को तो मतलब हार मिलती है। The representative of the third state viewed themselves as spokesman for the whole French nation। तो जो थर्ड स्टेट के दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, वे अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का एज ए होल, यानी कि पूरे फ्रेंच नेशन का स्पोक्समैन मानते थे।
यानी प्रवक्ता मानते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। तो दोस्तों होता क्या है, 20 जून को वे वर्साइल के ग्राउंड की टेनिस इंडोर में, इंडोर मतलब वर्साइल जो था, वर्साइल जैसे एक बहुत बड़ा किला था, ठीक है, तो वर्साइल के अंदर इंडोर में एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में भी असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वे डिक्लेयर कर देते हैं themselves एज ए नेशनल असेंबली, वे अपने आप को नेशनल असेंबली जो डिक्लेयर कर देते हैं, और कसम खाते हैं कि वे तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं किया जाता है फ्रांस के लिए, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राजा जो मोनार्क है उनकी पावर को लिमिट कर सके, ठीक है। यानी कि 20 जून को वे जैसे वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे असेंबल होते हैं, अब वे अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और कसम खाते हैं कि वे तब तक नहीं हटेंगे, तब तक नहीं डिस्पर्स होंगे जब तक कि फ्रांस के मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड आबेसिये। तो दोस्तों उनका नेतृत्व कौन करता है, मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, जो मिराबियो थे वे एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, बट वॉज कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। बट वे इस विचार से सहमत थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेज, सोसाइटी के अंदर जो फ्यूडल स्पेशल राइट्स है यानी फ्यूडल प्रिविलेज है, उसको दूर करने की जरूरत के विचार से वे सहमत थे, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, जो मिराबियो थे वे एक नोबल फैमिली में, यानी नोबल फैमिली कौन से, यानी सेकंड स्टेट के मेंबर जो थे, ठीक है। नोबल फैमिली में कौन, सेकंड स्टेट में कौन आते थे, नोबल। तो वे नोबल फैमिली में बॉर्न हुए थे, बट वे इस विचार से सहमत थे कि अब हमें सोसाइटी से जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं उनको दूर करने की जरूरत है। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। और जो वर्साइल में जो क्राउड असेंबल हुए थे उसमें बहुत सारी उन्होंने पावरफुल स्पीचेस दिए, ठीक है। आबेसिये ओरिजिनली अ प्रीस्ट, आबेसिये क्या थे, ये एक प्रीस्ट थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, दोस्तों जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइल में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में या एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ्ड विथ टर्मोइल। सीथ्ड विथ टर्मोइल यानी कि आंदोलन हो रहा था, हर जगह लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन में उबल रहे थे। यानी कि जब नेशनल असेंबली बिजी थी कहाँ पे, वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, तो पूरा जो पूरा अदर मतलब रेस्ट फ्रांस था उसमें जो है कि आंदोलन हो रहा था। A severe winter had meant a bad harvest, तो एक बहुत ही कड़ाके की ठंड की वजह से जो फसल थी वो बहुत ही खराब हुई थी। The price of bread rose, जो प्राइस था ब्रेड का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। Often bakers exploited the situation, बेकर्स जो थे वे इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे। एंड होर्डेड सप्लाईज, और जो सप्लाईज थी उनको होर्ड कर रहे थे, मतलब इकट्ठा कर रहे थे। जैसे उनको जैसे ही पता चला कि ब्रेड की प्राइसेस जो है, जो फसल खराब है, उस टाइम उन्होंने मौके का फायदा उठाया, तो उसलिए वे क्या कर रहे थे, वे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को इकट्ठा कर रहे थे, ताकि जितना जितना ज्यादा सप्लाई उनके पास इकट्ठा होगा प्राइस तो बढ़ जाएगी, बट एक कमी प्राइस में जो सप्लाई था उसको होल्ड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद बढ़ा के और जितना चाहेंगे उतना बढ़ा के प्राइस में ब्रेड बेचेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो क्या हमने देखा कि बहुत ही कड़ाके की ठंड की वजह से जो हार्वेस्ट था वो बहुत ही खराब हुआ था, प्राइस बढ़ चुके थे ब्रेड के। उसके बाद जो बेकर्स थे सिचुएशन का फायदा उठाकर उस सप्लाई को इकट्ठा करने में जुटे थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, तो बेकरी में एक कई घंटे लॉन्ग क्यू में, लंबी लाइन में वेट करने के बाद जो क्राउड थी एंग्री वुमेन्स का, उन्होंने क्या किया, दुकानों में हमला बोल दिया, शॉप्स में हमला बोल दिया। और उसी टाइम किंग ने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को पेरिस में मूव करने के लिए, पेरिस में जाने के लिए, ठीक है। 14 जुलाई को क्या हुआ, जो अजिटेटेड क्राउड थी यानी गुस्से में जो एंगर में क्राउड थी, उसने स्टॉर्म कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया बास्टाइल को, ठीक हो, बास्टाइल को उन्होंने खत्म कर दिया गुस्साई भीड़ ने। इन द कंट्री साइड rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. मैनोर क्या होता है, मैनोर एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंसन, यानी कि जो मालिक का जो बहुत बड़े बड़े बागानों को, जैसे कि जागीरदार होते थे, उनमें बहुत सारी लैंड आती थी उनके अंदर, और बहुत सारी जो है कि प्रॉपर्टीज होती थी ना, उसको यहाँ पे बोला गया है। तो जो लॉर्ड थे मैनोर्स के, यानी कि जागीरों के जो मालिक, जागीरों के जो मालिक थे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है जागीर थी, बहुत बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो मैनोर के जो मालिक थे
गांव गांव में मतलब जो देहात साइड के गांव गांव थे, एक रूमर फैल जाती है, एक अफवाह फैल जाती है कि जो जागीरों की जो मालिक है उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेड हायर किए। बैंड्स ऑफ ब्रिगेड मतलब कि गुंडों की झुंड जो है कि हायर किए हैं और वे गांव की तरफ आ रहे हैं लोगों की फसल को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchforks and attacked Chattu. Caught in a frenzy of fear यानी कि डर की वजह से peasant in several district, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो peasants थे seized horse and pitchforks, horse यानी कि कुदाल, pitchforks यानी कि बेलचा, ठीक है। अटैक चैटुक, चैटुक मतलब क्या होता है, जो गांव में मतलब कि ऐसा नहीं था, एक राजा ही था, तो गांव के जो छोटे मोटे यानी कि जो छोटे मोटे राजा हो गए, छोटे मोटे जो गांव के साइड के, यानी कि एक गांव है, यहाँ पे भी कोई एक छोटे मोटे होते हैं ना कि डील करने के लिए, तो जो छोटे मोटे राजा हो गए या अगर अलग जो जागीरों के मालिक होते थे, उनके जो छोटे छोटे दुर्ग या महल होते थे, उन पर उन्होंने हमला कर दिया, ठीक है। यानी कि डर की वजह से जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स है उन्होंने बेलचे से और कुदालों से अटैक कर दिया किस पे, चैटू पे। दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन, उन्होंने जो हॉर्डेड ग्रेन था यानी कि इन्होंने जो होड़ किया हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था अनाज, उसको लूट लिया और बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, तो मैनोरियल ड्यूज के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको इन्होंने जला दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जला दिया, यानी कि कितना किसका कर अभी लेना, कितने टैक्सेस बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब वसूली का जो लेखा जोखा था सब कुछ इन्होंने जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, तो बहुत सारे नॉबल जो है अपने घरों से भाग जाते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग नेबरिंग कंट्रीज में जो है कि क्या क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। तो दोस्तों अपने रिवोल्टिंग प्रजा की पावर को देखते हुए, फेस करते हुए, लुईस 16 फाइनली एग्री हो जाते हैं और वे क्या करते हैं, वो नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देते हैं, यानी कि नेशनल असेंबली को फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, अपनी रिवोल्टिंग प्रजा की पावर को देखते हुए लुईस 16 फाइनली अकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉग्निशन दे देते हैं किसको, नेशनल असेंबली को, ठीक है। नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं, रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता दे देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि द प्रिंसिपल दैट हिज, और इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब जो उनकी पावर है अब वो अब से चेक्ड रहेगी किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। यानी कि उनकी पावर पे रोक रहेगा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। तो दोस्तों 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक डिक्री पास किया जिसके अकॉर्डिंग जो ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का फ्यूडल सिस्टम था उसको एबोलिश करने का। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, तो जो क्लर्गी के जो मेंबर ऑफ द क्लर्गी यानी कि क्लर्गी के जो मेंबर थे उनको भी अब मजबूरन जो उनके स्पेशल राइट्स उनको जो है कि त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। टाइट्स वर अबोलिश, टाइट्स जो है उसको अबोलिश कर दिया जाता है। टाइट्स क्या था, हमने देखा था, टाइट्स जो था कि एग्रीकल्चरल लैंड्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो फार्मर्स थे, पीजन जो थे, वे जो भी अनाज प्रोड्यूस करेंगे उसका 10% ये था टाइस, जो कि इसको क्या बोलते हैं, जो कि धार्मिक टैक्स था एक हिसाब से। नॉर्मली ये कहाँ पे जाता था, चर्च में जाता था, ठीक है। तो इसको भी अबोलिश कर दिया जाता। एंड जो भी लैंड जो चर्च थे जो भी लैंड ओन करते थे उनको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कितने का एसेट जो है कि एक्वायर कर लेती है, 2 बिलियन लीवरे से, 2 बिलियन लीवरे का, ठीक है। यानी हमने देखा था कि जो मोनार्क था, राजा मतलब जो राजा था फ्रांस का, उसके ऊपर जो था लगभग 3 बिलियन लीवरे का कर्ज था। कितना, 3 बिलियन लीवरे का। और इतना सब होने के बाद अब 2 बिलियन लीवरे जो है कि गवर्नमेंट ने 2 बिलियन लीवरे का एसेट जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 6 में, द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, द मैप शोज हाउ बैंड्स ऑफ पीजेंट्स स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। भी मैप दिखाता है किस प्रकार से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो है, जो मतलब पीजेंट्स से किस प्रकार से एक दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जा रहे थे। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ पे दोस्तों फ्रांस जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो दोस्तों नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम कब कंप्लीट कर लिया, 1791 में, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था
वो तैयार कर दिया गया 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो संविधान बना था, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि वह मोनार्क की पावर को लिमिट करे, यानी राजा की ताकत पे, राजा की पावर पे अंकुश लगा सके। ये पावर किसी एक हाथ में, यानी किसी एक पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट होने की बजाय अब सेपरेट कर दिए गए थे और इसको असाइन कर दिए गए थे, असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को असाइन कर दिए गए थे। ठीक है, ये जो शक्तियां थी राजा की, पहली शक्तियां क्या थी? मोनार्क की जो सारी पावर थी वो मोनार्क के हाथों में थी। अब मोनार्क केवल एक पर्सन था। ठीक है, अब यह एक पर्सन के हाथों में न रहकर कई इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी एक तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गए और दूसरा क्या हो गया? जुडिशियरी। यानी तीनों में ऐसा नहीं केवल एक एक मेंबर होते थे। जो लेजिस्लेचर होता है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जुडिशियरी, यानी ये तीनों बॉडी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ? इसने जो है कि फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। जैसे फिगर 7 में देख सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, जो नया पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस प्रकार से काम कर रहा था। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो दोस्तों, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वह जो लॉ बनाने का पावर था, लॉ बनाने की जो शक्तियां थी, उसने किसके हाथों में दे दी? वो नेशनल असेंबली के हाथों में दी। ठीक है, अब ये नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली जो है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए, जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती, यानी इसका चुनाव जो था इनडायरेक्टली होता था। इनडायरेक्टली का मतलब इसे जो आम जनता थी वो डायरेक्ट नहीं चुनती थी। ठीक है, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो सिटीजन्स होते थे, जो आम जनता होती थी, अब आम जनता में क्या सारे लोग नहीं, अभी हम आगे देखेंगे। तो आम जनता कुछ इलेक्टर्स का चुनाव करती थी। ठीक है, वे इलेक्टर्स क्या करते थे? ये इलेक्टर्स नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे। ठीक है, जैसे आम जनता ने क्या किया? कुछ इलेक्टर्स यानी 50,000 मेंस यानी केवल इसमें पुरुष होते थे। 50,000 इलेक्टर्स का चुनाव किया। अब ये 50,000 जो इलेक्टर्स होते थे, ये 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली का चुनाव करेंगे। ठीक है, नॉट ऑल सिटीजन, जैसा कि अभी हमने बोला, सारे सिटीजन को अधिकार नहीं था वोट देने का, उनके पास, सारे सिटीजन के पास राइट नहीं होते थे वोट देने के। ठीक है, केवल मेंस, यानी कि सबसे पहली चीज कि केवल मेंस के पास अधिकार था वोट देने का। मेंस एक चीज हो गया। अब मेंस में भी कंडीशन आती है। एक तो मेंस की जो एज हो वो 25 प्लस होनी चाहिए, पहला कंडीशन था। जो मेंस है यानी जो पुरुष है उसकी एज 25 प्लस हो। और दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन वह टैक्स पे कर रहा हो। कितना? एक लेबर का जो वेज होता है उसके 3 दिन के वेज के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर लेबर की जो एक लेबर है, कोई मान लो एक मजदूर है, उसकी एक दिन की जो सैलरी है या उसकी एक दिन की जो वेज है वो कितना है? 10 लिब्रे। 10 लिब्रे फ्रांस की जो करेंसी थी। मान लो उसकी एक दिन की जो पेमेंट है या एक दिन की जो वेज है वो 10 लिब्रे। तो इसका 3 दिन का वेजेस कितने हो जाएंगे? 30 लिब्रे। यानी ये जो पुरुष हो इसकी एज 25 प्लस हो, दूसरा यह एटलीस्ट 30 लिब्रे जो है कि क्या करता हो? टैक्स पे कर रहा हो। ठीक है, ये दो कंडीशन जिसके पास होंगी उसी को वोट देने का अधिकार था और उसको स्टेटस दिया गया कि इसका एक्टिव सिटीजन का। यानी एक ऐसा पुरुष जिसकी एज 25 प्लस हो और दूसरा वह एक नॉर्मल मजदूर के वेजेस का 3 दिन के उसके वेजेस का वो जो है कि टैक्स पे कर रहा हो, वो उसको क्या स्टेटस दिया गया? एक्टिव सिटीजन। ठीक है, दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। इसका मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार था। जो जो रिमेनिंग मेंस थे, यानी रिमेनिंग पुरुष जो बचे 25 से कम और 25 से ज्यादा भी जो थे, और जो एक मजदूर के 3 दिन के वजह के इतना टैक्स नहीं दे कर रहे थे, वे लोग और सारी वुमेन्स, उनको पैसिव सिटीजन बोला गया, यानी बचे खुचे लोग। ठीक है, और क्या था? एक इलेक्टर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो हमने क्या देखा? ये दो कंडीशन थी, यानी एक मजदूर की 3 दिन की सैलरी जो होती थी, 3 दिन की जो वेज होती थी, उतना जो टैक्स देगा वो एक्टिव सिटीजन होगा। अब बात आती है कि इलेक्टर कौन होते थे? इलेक्टर होते थे उसको एज ए इलेक्टर क्वालिफाई होने के लिए या नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना था। ठीक है, जो टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट थे उसमें आना था। अब देखो, अब हम थोड़ा जो पॉलिटिकल सिस्टम अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको देखते हैं। अब जैसे हमने देखा, एक वोट देने का अधिकार, जैसे पैसिव सिटीजन कौन से होते थे? जो पैसिव सिटीजन होते थे उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। उसमें अबाउट 3 मिलियन मेंस होते थे।
ठीक है। मेंस यानी जिनकी एज 25 से कम थी प्लस 25 से ज्यादा भी थी, बट वे एक मजदूर के 3 दिन की वेजेस के इतना टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वे लोग वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो एज ऑलरेडी देखा हमने, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स वे कौन होते थे? जिन एक्टिव सिटीजन्स वे होते थे जिनको वोट देने का अधिकार था और जिनकी एज 25 से ज्यादा थी, और दूसरा कंडीशन कि वे एक मजदूर का 3 दिन का वेजेस कितना क्या करते थे? टैक्स पे करते थे, जो कि अबाउट 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग थे, ठीक। अब ये एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? ये वोट करते थे, इसको इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स में 50,000 मेंस थे, ठीक है। अब ये इलेक्टर्स क्या करते थे? नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स आते, यानी 745, ठीक है। 745 मेंबर्स का चुनाव कौन करते थे? इलेक्टर्स। अब इलेक्टर और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता था? एक पर्सन को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर से बिलोंग करना पड़ता था, ठीक है। अब देखो इतना हमने देख लिया। अब ये लेजिस्लेचर क्या करता था? लेजिस्लेचर कंट्रोल करता था किसको? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन आते थे? किंग यानी राजा। दूसरा कौन आता था? मिनिस्टर्स। यानी लेजिस्लेचर जो था वो राजा पे कंट्रोल करता था और मिनिस्टर पे कंट्रोल करता था। अब यहाँ पे देख रहे हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या थी? अगर मान लो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन में कोई विवाद हो गया, यानी नॉर्मल जनता में कोई विवाद हो गया, उसको उसको उस समस्या को खत्म करने के लिए खत्म कौन करता था? जुडिशरी करती थी। अब जुडिशरी के मेंबर का चुनाव कौन करता था? उसमें उसमें भी एक्टिव सिटीजन उसका भी चुनाव करते थे, केवल एक्टिव सिटीजन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। The Constitution begin with the Declaration of the Right of Man and Citizen। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है कैसे? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी मेंस के राइट से, मेंस के डिक्लेरेशन ऑफ राइट से, और सिटीजन के डिक्लेरेशन ऑफ राइट से, यानी वुमेन्स का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। राइट सच किस प्रकार के राइट? जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी कि कोई अपना फ्रीडम है ओपिनियन रखने का, लॉ के सामने इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, were established as natural and inalienable rights। inalienable rights का मतलब क्या होता है? जिसे छीना नहीं जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको एज ए नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट बोला गया है। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, यानी कि ये ऐसे राइट्स हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हैं बाय बर्थ, कुड नॉट बी टेकन अवे, और जिनको उनसे दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। यह स्टेट की ड्यूटी थी कि वह अपने हर जो उसके जो जितने भी सिटीजन है उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और यहाँ पे हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट का देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बैरियर इन द 1790 बारबियर इन द 1790 में एक पेंटिंग की गई है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड वुमेन्स का। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा आप क्लोजली देखना, यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे एक आई है, ट्रायंगल के अंदर एक आई है जिससे कि रेडिएशन निकल रहा है थोड़ा, और उसके बाद इनके यहाँ पे देखो विन वुमेन जो है उनके हाथों में एक छड़ी है। उसके बाद यहाँ पे ये इधर जो लेफ्ट साइड में वुमेन्स है इनके इनके हाथ में क्या है? एक जंजीर है लोहे की, ठीक। और यहाँ पे एक स्नेक है जो कि अपने टेल को पूंछ को क्या कर रहा है? मतलब काट रहा है, जो कि एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप है, फिर यहाँ पे एक लकड़ियों का बंडल है। यहाँ पे बात हो रही है कि सिंबल क्यों दिया गया। अब देखो उस टाइम में फ्रांस में सारे लोग पढ़े लिखे थे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पढ़े नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, तो उनको क्या था? एक बेस्ट वे था समझाने का, मीनिंग बताने का, किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू। तो दोस्तों अब हम पॉलिटिकल सिंबल्स का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों 18th सेंचुरी की मेजोरिटी ऑफ मेंस और वुमेन जो थे नहीं पढ़ सकते थे, वे नहीं लिख सकते थे, ठीक है, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो इमेज और सिंबल यूज किए जाते, फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते थे इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स के। क्यों? टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, यानी इंपॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किसका यूज किया जाता था? सिंबल्स और इमेजेस का यूज किया जाता था, ठीक है। द पेंटिंग बाय ले बाबियर uses many such symbol to convey the content of the declaration of right। जो पेंटिंग थी ले बाबियर की, उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स को यूज किया जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के कंटेंट थे उसको कन्वे करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। चलो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं। द ब्रोकन चेन, अब यहाँ पे आपको एक ब्रोकन चेन दिख रही है, इसका क्या मतलब है? चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। फेटर मतलब उनको बांधने के लिए, बेड़ियां डालने के लिए। तो चेन का यूज कहाँ पे किया जाता था? स्लेव्स को फेटर करने के लिए, उनको बांधने के लिए। अब ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। एक ब्रोकन चेन का मतलब है कि आप फ्री हो चुके हो, स्लेव जो है फ्री हो चुके हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक
फार्मर था, उसने अपने सारे पांचों बेटों को बुलाया, पांचों को एक एक क्या लकड़ियां दे दी, पांचों से बोला तोड़ो, पांचों ने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद उनको एक सारी लकड़ियों को साथ में गट्ठर दिया, बोला अब तोड़ो, बंडल दे दिया, तब वे लोग नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ पे वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, कहने का मतलब एक रॉड इजिली ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन इंटायर बंडल, बट पूरे इंटायर बंडल को नहीं। यहाँ पे पूरा इंटायर बंडल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी यूनिटी में ही स्ट्रेंथ लाई करता है, ये सारे लोग को यूनिट होकर रहना, यूनाइट होकर रहना है। यहाँ पे दी आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, यानी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है, एक आई है, एक आंख है, जो कि क्या कर रही है, उससे आंखों से लाइट रेडिएट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दी ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, यानी सीइंग आई इसका मतलब कि जितनी भी आईज हैं वो किस लिए स्टैंड हो रही है, नॉलेज के लिए। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। तो जो सन से रेज निकलती हैं, जो लाइट्स निकलती हुई क्या करती हैं, अंधकार को हटा देती हैं। तो जो आंखें हैं वे क्या दिखा रही हैं, नॉलेज को, मतलब नॉलेज को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, नॉलेज को शो कर रही हैं। स्क्रिप्चर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्क्रिप्चर क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का सिंबल है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक स्नेक है, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि अभी हमने डिक्लेरेशन ऑफ राइट का जो पेंटिंग थी उसमें ऑलरेडी देखा, एक स्नेक है जो कि बाइट कर रहा है किसको, अपनी पूंछ को, अपनी टेल, यानी उसकी पूंछ को काट रहा है। अब इसको अगर ध्यान से देखो, एक क्या बना हुआ है, एक सर्कल, सर्कल बना हुआ है। सर्कल की एक मेन पहचान क्या होती है, सर्कल एक सर्कल होता है, इसमें आप क्या देखते हो कि सर्कल का यहाँ पे कोई मान लो इसका एक क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका है एंड पॉइंट, ऐसा हो सकता है नहीं, सर्कल का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंबल ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी का सिंबल, यानी कंटिन्यूटी का सिंबल। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉट एंड, एक रिंग के कि ना ही इसका अंत होता है, ना ही इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे है रेड फ्रीजियन कैप। रेड फ्रीजियन कैप क्या है, ये जैसे अभी दिख रहा है ना, सेंटा क्लॉज के कैप के जैसा है। तो कैप ओन बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, यानी जो स्लेव होते थे, जो नौकर होते थे, जब फ्री हो जाते थे तो इसी कैप को पहनते थे। सेंटा क्लॉज की जैसी ये कैप है, इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते हैं फ्रीजियन कैप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यह दिखाता है, यह शो करता है कि आप अभी आजाद हो चुके हो, स्लेवरी जो है खत्म हो चुकी है। तो फ्रीजियन कैप है। ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू व्हाइट रेड क्या था, वो फ्रांस का नेशनल कलर था। ठीक है, द विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन का मतलब है कि एक स्त्री जिसके पर लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है, यानी कि कानून की देवी। ठीक है, लॉ की देवी। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, जो लॉ है वो सारे लोगों के लिए क्या है, इक्वल है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और लॉ के सामने क्या है, सारे लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो इस सारे सिंबल्स का मतलब हमने देख लिया।